आपका कौन सा शिफ्ट था? थर्ड ही था, फिर भी चलो अच्छे ही है। कंजंक्शन शुरू करने वाले हैं हम लोग, है ना? बोलो, क्या होता है कंजंक्शन? क्या होता है कंजंक्शन? जॉइन टू वर्ड्स, जोड़ने वाला। कंजंक्शन को ना बच्चे हम अदर लैंग्वेज में कनेक्टर्स भी कहते हैं, करेक्ट। और कनेक्टर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कोई दो वर्ड्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दो फ्रेजेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दो क्लॉजेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर सेंटेंसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपस में ये लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इनको हम कंबाइनली क्या कहते हैं? कनेक्टर्स कहते हैं। जो मैं लिख रही हूँ वो दिख नहीं रहा है ना? मैम वीडियो अटक रही है। अटक रही है ना? मुझे भी ऐसे लगा बहुत कि पी के बाद आगे दिखाई नहीं था कि क्या लिखा हुआ है। किसी को बुलाती हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे end से कोई इशू तो नहीं है। You are now muted. है मैम, मैथ्स वाली क्लास में भी अटक रहा था। एक सेकेंड। वीडियो अटक रहा है, वाईफाई चेंज कर दे। वाईफाई अटक के चल रहा है। You are now unmuted. 2 मिनट दो। चलो तब तक ऐसे मुझे बता दो कि कितनी टाइप्स के कंजंक्शंस होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आते हैं? You are now muted. वीडियो ना अटक रही है, कुछ लिख रही हो ना तो ये जैसे रुक रुक के बच्चों के पास आ रहा है। रिफ्रेश करो। बच्चे कह रहे थे कि मैम कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैथ्स की क्लास में भी ऐसे हो रहा था। नेट अपना सही नहीं होगा ना, तो चेंज कर देना। यहाँ पे तो 2 नेट का वायर खत्म है। हो गया वो नेट की, खत्म एक ही You are now muted. चलाइए। ठीक है, देख लाइव क्लास तुरंत वो हो जाता है ना। You are now unmuted. हाँ जी, नाम बताओ। मैंने पूछा था कितने टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस होते हैं, करेक्ट। तो भाई कंजंक्शंस अंजलि ने बोला 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से कोई बता सकता है? कोई तो बताओ। कोऑर्डिनेटिंग, उसके बाद कोरिलेटेड, coordinating, subordinating, correlative and compound.
फर्दर कोई सब टाइप भी है कंजंक्शन का? बोलो बोलो, फर्दर कोई सब टाइप्स भी है क्या कंजंक्शन का? वो भी बता दो चलो फटाफट। करेक्ट। तो देखो क्या है कि 4 टाइप के कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड कंपाउंड कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो नाम ही सजेस्ट कर रहा है ना कि कुछ कोऑर्डिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ये फर्दर आपके 4 सब टाइप्स में डिवाइडेड है, क्यूमुलेटिव, ऑल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव एंड इलेटिव। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस जो है वो ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस को या नेगेटिव सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, लाइक सेंटेंसेस को, एक जैसे सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। मतलब इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए और इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ना इसमें ज़्यादातर एंड जैसे वर्ड्स आते हैं, ठीक है, जो आपस में दो एक जैसे चीज़ों को जोड़ते हैं। उसके बाद आता है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस जो होता है वो एडवर्स इफेक्ट डिफाइन करता है, किसी भी एक्शन का एडवर्स इफेक्ट डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस में क्या होगा, अगर चीज़ें इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगी, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर ये शो होता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड गगनदी, ये जो कंजंक्शन होता है ये बट वाला कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो एडवर्स इफेक्ट डिफाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद तुम बात करोगे ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस की। बेटा ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं वो ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो ऑप्शंस डिफाइन करते हैं, ठीक है, या तो ये या तो वो, ना तो ये ना तो वो, ये भी वो भी, ये जो ऑप्शंस डिफाइन करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस में आपके सारे क्या कैसे वर्ड्स आ जाते हैं, ये वाले, ईदर और, नीदर नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, ये वर्ड्स इधर आपके ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस में आ जाते हैं, ठीक है। और इलेटिव कंजंक्शंस जो होता है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं परिणाम सूचक इन हिंदी। ये क्या होता है, ये रिजल्टेंट डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट एक्शन का रिजल्टेंट जो कंजंक्शन डिफाइन कर रहा होता है उसको हम इलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। लाइक आई कुड नॉट कम टू क्लास बिकॉज आई वॉज इल, I was ill, so I could not come to class. I was ill, therefore I could not come to class. ठीक है, तो ये therefore, because, so, ये क्या डिफाइन कर रहा है, रीजन डिफाइन कर रहा है ना, या that is why, ये रीजन डिफाइन कर रहा है ना बच्चे। तो जो वर्ड्स आपका रिजल्ट किसी चीज़ का, रीजन किसी चीज़ का डिफाइन कर रहा हो, ठीक है, तो वो आपका इलेटिव कंजंक्शन का पार्ट होता है। सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम टू द क्लास, तो सिंस, देयरफॉर, बिकॉज, सो, ये जो वर्ड्स होते हैं ये बेटा आपके इलेटिव कंजंक्शंस के सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग के चारों टाइप समझ में आए, क्यूमुलेटिव, ऑल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव एंड इलेटिव, सबको क्लियर है ना बेटा। मोर ओवर जो होता है ना वो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसका यूजेस अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। वैसे वो पार्ट क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का होता है, ठीक है, कि आप किसी के बारे में बता रहे हो उसी का कुछ एड ऑन इन्फॉर्मेशन लगा दिया ना, तो वो मोर ओवर जो वर्ड है वो पार्ट आपका क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का होता है, ओके।
ना यहाँ पर अब आ गया तुम्हारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। बेटा तुम लोगों को एक चीज़ याद होगा जो मैंने टेंसेस के बाद पढ़ाया था, कंडीशनल्स नाम का, याद है? कंडीशनल्स सिर्फ राखी को याद है? अंजलि को भी याद है? भूल गए? जीरो कंडीशनल, 100% ट्रू सिचुएशन, दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंडीशनल जो आपका पॉसिबल इन रियलिटी होता है, फिर सेकंड कंडीशनल इमेजिनरी सेंटेंसेस, थर्ड कंडीशनल कॉन्ट्ररी टू रियलिटी। याद आ गया ना बेटा? वो ना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, दो क्लॉजेज होते हैं, एक मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, और दोनों क्लॉजेज आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जहाँ पे दो क्लॉजेज आपस में कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, वो आपका दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेज जब आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं और वेरिएशंस डिफाइन करते हैं, तो उसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस बेटा सारे के सारे आपके पेयरिंग वर्ड्स होते हैं। अब पेयरिंग वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो फिर से यहाँ पर ईदर और नीदर और आएगा। तो तुम लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि मैम अगर कोरिलेटिव कंजंक्शंस में भी ईदर और नीदर नॉर है और ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस में भी ईदर और नीदर नॉर है, तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस और ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस में फ़र्क क्या है? What is the difference between these two? आया सवाल दिमाग में कि नहीं आया? जो मैंने रेज किया, जबरदस्ती उठा दिया मैंने, कुछ नहीं आया। तुम्हें तो आंसर भी पता होगा। आया तो है। चारू आया दिमाग में कुछ क्वेश्चन? मैं कह रही थी कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो भी तुम्हारा ईदर और नीदर नॉर ही है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन है दिमाग में कि सॉर्टेड है सब, कि हाँ भाई ठीक है? एग्जांपल ना बना नहीं पा रहे माइंड में कि दोनों का अलग अलग एग्जांपल बनेगा कैसे। ऑल्टरनेटिव और कोरिलेटिव का? यस मैम, क्योंकि इधर और तो हम यूज दोनों में ही कर रहे हैं ना। हाँ, तो मैं तो वही बता रही हूँ कि तुम लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पर भी ईदर और है, यहाँ पर भी ईदर और है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस? यहाँ पर बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जगह भी खाली नहीं है, यह छोटा सा नीचे में समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि बेटा ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस होते हैं ना जो ऑप्शंस डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा ईदर और आता है, इसमें तुम्हारा नीदर नॉर आता है। ठीक है, लेकिन कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं ना बच्चे, उसमें सारे पेयरिंग वर्ड्स आ जाते हैं। सारे मतलब सारे। इसमें भी ईदर और आता है, इसमें भी नीदर नॉर आता है बेटा। इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो भी आता है, लेकिन नॉट ओनली बट ऑल्सो ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस का पार्ट नहीं है ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। नॉट ओनली वंश बट ऑल्सो राखी वेंट फॉर द सेमिनार। तो दोनों सेमिनार के लिए गए ना, है ना। ये ऑल्टरनेटिव तो नहीं है, ईदर राखी और वंश वेंट फॉर द सेमिनार। ये ऑल्टरनेटिव है ना कि कोई एक जा रहा है, दोनों में से वी आर चूजिंग समवन। करेक्ट। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो ऑल्टरनेटिव का पार्ट नहीं है, लेकिन वो क्यूमुलेटिव का पार्ट है। लेकिन इन सब में से जितने पेयर बनाते हैं ना, सबको इकट्ठा कर दो तो वो कोरिलेटिव में चले जाता है। ठीक है, क्यूमुलेटिव से सारे पेयर वाले को निकाल लो, ऑल्टरनेटिव से सारे पेयर वालों को निकाल लो और उनको इकट्ठा करके कोरिलेटिव में डाल दिया। ठीक है, और ये जो पेयर वाले वर्ड्स होते हैं ना,
इनको यूज करने का इनका तरीका अलग होता है, इसी वजह से इनको निकाल कर अलग कंजंक्शंस बनाया गया है। इनका तरीका क्या होता है बेटा? इनका तरीका ये होता है ना कि अगर मान लो कि आपका ईदर यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पे और लिखा हुआ है, नीदर यहाँ पे लिखा हुआ है और नॉर यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर नॉट ओनली यहाँ पर लिखा हुआ है और बट ऑल्सो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बात जरूर ध्यान में रखना कि अगर नीदर के बाद सब्जेक्ट है तो और के बाद भी सब्जेक्ट होगा। अगर ईदर के बाद वर्ब है तो और के बाद भी वर्ब ही होगा, ठीक है। अगर ईदर के बाद एडजेक्टिव है तो और के बाद भी एडजेक्टिव होगा, अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब होगा। मतलब दे ऑलवेज फॉलो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, दे ऑलवेज फॉलो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ईदर के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा और के बाद भी वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। ये फर्क है इनके पेयरिंग वाले वर्ड्स की यूजेस में, इसीलिए इनको पिक एंड चूज करके कोरिलेटिव कंजंक्शन बनाया गया है। क्या ये बात सबको समझ में आई? फर्क कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिव में ईदर और का यूज अलग है, कोरिलेटिव में ईदर और का यूज अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब कोरिलेटिव उसको बनाया इसलिए गया है क्योंकि ईदर और को यूज ही हम लोग अलग तरीके से करते हैं, वो नॉर्मल कंजंक्शन की तरह यूज नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? और किसी को समझ नहीं आया? चारों समझ आया बेटा? गगनदीप समझ नहीं आया? थोड़ा थोड़ा समझ आया? कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल्स दूंगी ना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तुम लोगों को बता दिया सारा का सारा कंजंक्शंस, है ना। कोऑर्डिनेटिंग क्लियर है, सबऑर्डिनेटिंग क्लियर है, कोरिलेटिव क्लियर है। कंपाउंड कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस होते हैं बच्चे जहाँ पर ना एक से ज़्यादा वर्ड, जैसे नो लेस दैन, नथिंग बट, है ना, एक से ज़्यादा वर्ड इकट्ठे यूज होकर कंजंक्शन की तरह बिहेव करते हैं, तो उसको हम लोग कंपाउंड कंजंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, बस, और इसमें कुछ भी नहीं है, इसको हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं बहुत डिटेल में, इससे क्वेश्चंस भी नहीं आते। क्यूमुलेटिव, हाँ बोलो मैम। एक्चुअली पता है क्या हुआ, जैसे आपने समझाया ना, जितने भी हैं सब समझ में आए, लेकिन अभी आप ये शीट हटा के हमसे पूछोगे ना बताओ ये कौन सा है, तो मैम फिर वो याद नहीं रहेगा कौन सा है, क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना। बेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अभी तक जितना बताया ना उसमें तुम्हारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना वो सबऑर्डिनेटिंग है और कोरिलेटिव है, क्योंकि क्वेश्चंस उसी से आएंगे। बस इन दोनों को ध्यान में रखो। मैंने बताया सब इसलिए क्योंकि आपको रूल्स क्लियर हो जाए, तो रूल्स जब पढ़ेंगे तो बार बार ये रिपीट होगा तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, ठीक है, टेंशन मत लिया करो। बात तो समझ आ गई है सबको? और वैसे भी ना कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना बच्चे जिसको ना रिवीजन कंटिन्यूअसली करना होता है, जैसे कि प्रपोजिशंस। आप अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो आप कर नहीं पाओगे। ये यहाँ पे बस एक्सप्लेनेशन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का, देखो एंड बट तुम्हारा एडवर्सेटिव का सब टाइप हो जाता है, लेकिन सारे पार्ट तो कोऑर्डिनेटिंग के ही है ना, तो उसमें यहाँ पर इन लोगों ने एक इकट्ठे बता दिया है। सबऑर्डिनेटिंग में ये सारे आ जाते हैं तुम्हारे, कोरिलेटिव में पेयर वाले वर्ड्स आ जाते हैं, कंपाउंड कंजंक्शंस तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं किया गया क्योंकि एक भी क्वेश्चन उससे नहीं आता। ठीक है, अब देखो ये कोरिलेटिव इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंजंक्शन इज कनेक्टेड विथ वर्ब देन द सेकंड पार्ट शुड आल्सो बी कनेक्टेड विथ द वर्ब। दे आर ऑलवेज लिंक विद द सेम काइंड ऑफ वर्ड्स, वो हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ लिंक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन दो सेंटेंसेस को देखो और आइडेंटिफाई करो कि कोई एरर है क्या, कुछ एरर समझ में आ रहा है इसमें? कोई एरर समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में?
बोलो, नहीं समझ आ रहा तो नहीं बोल दो, कोई इशू नहीं है। नहीं समझ में आया। अब देखो, मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि जब कभी भी पेयर वाले वर्ड्स आते हैं तो ये हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करते हैं। मतलब ईदर, नीदर, नॉट ओनली के बाद जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वही पार्ट्स ऑफ स्पीच और नॉर बट ऑल्सो के बाद होगा। ठीक है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच और नॉर बट ऑल्सो के बाद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नॉट ओनली के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दे। ठीक है, अब दे यहाँ पर क्या है? दे यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा हुआ है? हिज वाइफ, और हिज वाइफ यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। करेक्ट। तो ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो फॉलो नहीं किया, ये यहाँ पर सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो फॉलो नहीं किया, क्योंकि इस सेंटेंस का अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेंटेंस तो हिज पेरेंट्स है, मतलब कि ये सेंटेंस तो गलत है ना। अब इस सेंटेंस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला कैसा लिखेंगे? पहले ऐसे लिख सकते हैं कि नॉट ओनली दे इनवाइटेड his parents but also they invited his wife। या तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, लेकिन एक बात बताओ, क्या ये दे इनवाइटेड को रिपीट करना ज़रूरी है? इज द रेपिटेशन नेसेसरी? आई डोंट थिंक सो, इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि दे इनवाइटेड नॉट ओनली हिज पेरेंट्स but also his wife। अब अगर इस सेंटेंस को देखें तो नॉट ओनली किसके बाद आया हुआ है? ऑब्जेक्ट के पहले आया हुआ है। बट ऑल्सो किसके पहले आया हुआ है? ऑब्जेक्ट के पहले आया हुआ है। अब दोनों सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉलो कर रहे हैं ना, और रेपिटेशन भी नहीं हो रहा, तो सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो बच्चे यहाँ पर एरर क्या होगा? यहाँ पे नॉट ओनली का यूसेज में एरर है। आप नॉट ओनली वहाँ से हटाकर नॉट ओनली को यहाँ पर यूज़ करोगे। ठीक है, ये एक करेक्शन हुआ। ये मेरे कहने का मतलब है अबाउट द कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करते हैं। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। अब इसी रेस्पेक्ट में बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। Neither she is intelligent nor she is hardworking। करेक्ट, नाइदर शी इज इंटेलिजेंट नॉर शी इज हार्ड वर्किंग। लेकिन क्या शी इज का रेपिटेशन जरूरी है? रेपिटेशन ऑफ शी इज क्या जरूरी है? हम नीदर का प्लेस भी तो चेंज कर सकते हैं ना। She is neither intelligent nor नॉट हार्ड वर्किंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट हुआ, तो नीदर को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि शी इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग, और सेंटेंस करेक्ट हो गया। गॉट द पॉइंट? जहाँ पे रेपिटेशन ज़रूरी है वहाँ पे रिपीट कर देना, जहाँ पे रेपिटेशन ज़रूरी नहीं है वहाँ पे रिपीट मत करना। गॉट इट ना? अब इसी रिस्पेक्ट में आगे थोड़ा सा बढ़ो। बस बेटा देखो, कंजंक्शन के इंट्रोडक्शन में तो बस इतना ही है। धीरे धीरे करके कंजंक्शन जो होता है ना, वो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का मिक्सचर होता है। जैसे तुम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा है, जैसे तुम लोगों ने नाउन प्रोनाउन पढ़ा है, तो उन सब के ना थोड़े थोड़े रूल्स को निकाल के सब इसमें डला हुआ है। तो अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे ना, फटाफट रिविजन हो जाएगा और हमारा कंजंक्शंस भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कंजंक्शंस को वैरायटी में डिफाइन किया गया है। ठीक है, उनको टाइप्स में डिवाइड किया गया है कि टाइम के लिए हम कौन कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं, कंडीशन के लिए हम कौन कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं। बट इसको ना बच्चे पर्टिकुलरली लर्न करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि बताओ बेटा प्लेस के लिए कौन कौन सा कंजंक्शन आता है, नहीं पूछा जाता आपसे। तो आपको वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और विथ रिस्पेक्ट टू सेंटेंस कभी भी आएगा ना तो यू विल बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई, क्योंकि जब भी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटेंस आता है ना तो वाइल वर्सेस व्हेन आता है, तो वो मैं अलग से पढ़ा दूंगी। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है कि आप कंजंक्शंस को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इससे कभी भी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ो। ओके, अब यहाँ से बेसिकली आपका पिक एंड चूज ऑफ कंजंक्शन शुरू होगा। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते जाना बिना समय वेस्ट किए हुए। शिवम एंड शिवानी, आर सिबलिंग्स। दूसरे में क्या होगा? दूसरे में इज होगा, दूसरे में सेकंड करेक्ट, ऐसा अंजलि ने कहा। और शायद गगनदीप को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इज होना चाहिए। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? थर्ड में इज होना चाहिए। बेटा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम लोगों ने पढ़ा है, अगर तुम लोगों को थोड़ा सा याद हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो सब्जेक्ट जब एंड से कनेक्ट होता है तो हम उसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे शिवम और शिवानी एंड से कनेक्टेड है, वर्ब हम लोगों ने प्लूरल यूज़ किया, दैट इज आर। हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ा था कि जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होगा और ये दोनों सब्जेक्ट किसी भी सिंगुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, सिंगुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास सेंटेंस था कि ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड एंड बटर जो है वो वहाँ पर इकट्ठे आकर सिंगुलर एंटिटी ब्रेकफास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, तो फर्स्ट में हो गया शिवम एंड शिवानी आर सिबलिंग्स, ओके। अब दूसरे और तीसरे सेंटेंस में हम लोगों ने एक और रूल पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ही कि जब कभी भी दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होगा, ठीक है, जब कभी भी दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होगा और दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लिखा होगा, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लिखा होगा, तो जो हम वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब प्लूरल होगा, ठीक है। और दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है और सिर्फ पहले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा है, तो जो वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है। अब देखो द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव दोनों के पहले आर्टिकल लगा है, तो आप यहाँ पर आर ही यूज करोगे, क्यों? क्योंकि मैनेजर और एग्जीक्यूटिव दो अलग अलग इंसान हैं, ठीक है। और थर्ड सेंटेंस में देखो मैनेजर और एग्जीक्यूटिव एंड से कनेक्टेड है और सिर्फ मैनेजर के पहले आर्टिकल लगा है, तो यहाँ पर हम इज यूज करेंगे क्योंकि एक ही इंसान है जो मैनेजर भी है और एग्जीक्यूटिव भी है, ठीक है, जो मैनेजर भी है और एग्जीक्यूटिव भी है, तो यहाँ पर हम लोग इज यूज करेंगे। बात समझ में आई? आई होप सबको याद भी आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट सेम कंसेप्ट पे है, आर्टिकल और एडजेक्टिव्स दोनों आते हैं ना। आर्टिकल्स आर द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स ओनली। माय टीचर एंड फ्रेंड इज ट्रैवलिंग टू सिंगापुर। सेकंड में क्या होगा? टू करेक्ट, वेरी गुड। और थर्ड में
हैड पास्ट टेंस में क्यों किया? वेरी गुड, माई मदर एंड माई फादर। देखो फर्स्ट और सेकंड तो सबको क्लियर होगा, है ना। फर्स्ट और सेकंड में तो कोई इशू नहीं है कि यहाँ पर इज आया और यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर एक ही इंसान है जो टीचर भी है और फ्रेंड भी है, तो इज कर दिया। यहाँ पर अलग अलग इंसान था तो और आर कर दिया। लेकिन थर्ड में क्या है, माई मदर एंड माई फादर, क्योंकि एक इंसान, मम्मी और पापा दोनों कैसे हो सकते हैं, वो दो अलग अलग इंसान है ना। तो हम लोगों को जब वाइस वर्सा भी देखना है, जब दो अलग अलग इंसान के बारे में बात करी जा रही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर माई लगाकर उनको अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस वजह से थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, माई मदर एंड माई फादर हैव अराइव्ड। क्लियर? आज विशाल का है। फिर से कोई प्रॉब्लम हुई क्या? अभी बीच में वो चली गया था तो उसकी क्लासेस मिस हो गई थी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं लगाते, ऐसे नहीं लगाते। थर्ड करेक्ट, थर्ड वाज I along with some of my friends are going to join the gym. क्या बात है, क्या बात है। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि बोथ जो वर्ड है ना, बोथ हमेशा पेयर एंड के साथ बनाता है, ठीक है। बोथ वर्ड हमेशा पेयर एंड के साथ बनाता है। तो यहाँ पर बोथ कपिल है तो आपने एंड सोहन कर दिया, यहाँ पर बोथ इंटेलिजेंट है तो आपने एंड लेबोरियस कर दिया। बोथ कभी भी किसी भी सेंटेंस में आ रहा हो और उसके बाद पेयर बन रहा हो तो यहाँ पर हमेशा एंड और एंड लगेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की। बेटा नथिंग यहाँ पर है, एक तो ना ये बात समझ लो कि नथिंग बट जो फ्रेज होता है ना, नथिंग बट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। और अदरवाइज यहाँ पर ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हो कि ये एक सब्जेक्ट है, नथिंग बट से कनेक्टेड है, दूसरा सब्जेक्ट माई बुक्स है, तो वर्ब किसके साथ अग्री करेगा, वर्ब किसके साथ एग्री करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ ना। टुगेदर विथ, अलोंग विथ, रादर दैन, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड, लाइक, अनलाइक, इनसे कनेक्टेड होता था तो वर्ब किसके साथ एग्री करता था, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ ऑब्वियसली। बोलो ना, याद नहीं है क्या, वर्ब किसके साथ एग्री करता था। मैम मुझे लग रहा है हमारे कमेंट्स ना लेट पहुंच रहे हैं आप तक। हो सकता है यार, कुछ प्रॉब्लम है आज नेट का अच्छा वाला।
फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करता था, राइट। तो जब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट नथिंग है, नथिंग क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर होगा। इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पर आई है, कनेक्टेड है अलॉन्ग विथ के साथ, और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है सम ऑफ माई फ्रेंड। लेकिन जब अलॉन्ग विथ के साथ कनेक्टेड होता है तो वर्ब किससे एग्री करता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। और हम आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर से अभी तक ना मेरे पास कोई कमेंट नहीं आया यार, अनम्यूट करके बोल दो प्लीज मुझे समझ Yes, में आ जाए, ma'am. है ना, ठीक है। यस मैम। तो फिर आगे बढ़ते हैं। पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रही है। अब ये सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, ऐसा हम लोगों ने पेयर वाले वर्ड्स के साथ भी पढ़ा है कि जब दो मतलब सही कहा तुमने, एयरटेल ही है। फर्स्ट में एम चेंज्ड, फर्स्ट में एम, सेकंड में दिमाग लगाना, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, तो हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि नीदर के साथ नीदर, ईदर, नॉट ओनली, नन, इनके साथ जब दो सेंटेंसेस कनेक्टेड होते हैं, अगर इनके बाद भी सब्जेक्ट है और नीदर के साथ जो पेयर बनता है जैसे नॉर, और, बट ऑल्सो, बट, अगर ऐसा कोई पेयर बना हुआ है और यहाँ पर भी सब्जेक्ट है तो जो वर्ब होता है वो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। अगर सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब हो गया सिंगुलर, अगर सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब हो गया प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ पे नीदर माई फ्रेंड्स नॉर आई था, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आया, एम आया। दूसरे में क्या है बेटा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करते हैं। तो यहाँ से हमने नॉट ओनली को हटाया, इसको ऑब्जेक्ट के पहले प्लेस किया, बट ऑल्सो तो पहले से ही ऑब्जेक्ट के पहले प्लेस्ड है। फिर यहाँ से हमने ईदर को हटाया, इसको भी हमने ऑब्जेक्ट के पहले प्लेस किया, और तो पहले से ही ऑब्जेक्ट के पहले प्लेस्ड है। तो ये भी ध्यान में रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि वो हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करेगा, ठीक है। या फिर उसको ऐसे भी कर सकते थे कि नॉट ओनली RPM विजिटेड लखनऊ बट ऑल्सो RPM विजिटेड दिल्ली। फिर वही RPM विजिटेड दो बार रिपीट होता, तो उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने नॉट ओनली का प्लेस को चेंज कर दिया। क्लियर, प्लीज यस बोल दो। नेक्स्ट, अब यहाँ से आता है थोड़ा सा ट्विस्ट, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत इजी सा ट्विस्ट है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैम नॉट इधर की जगह नीदर, क्या लिखा है यहाँ पे, ब्यूटीफुलर, ये क्या होता है, ये होता क्या है ब्यूटीफुलर कुछ भी। माफ किया हमने तुम्हें, कोई बात नहीं वंश कह रहे हैं यहाँ पे नॉर की जगह पे और कर दो।
जैसा आप कहें। What about the second and the third part? Okay. Done. Second and the third. Nor honest. वेरी गुड, क्या बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू। बेटा कभी भी, अच्छा चलो इसके साथ साथ ना पहले इसको भी कर लो, फिर इकट्ठे बता। नहीं इसको मत करो, इसको मत करो अभी। जी एक और आने वाला है ट्विस्ट कहानी में, वो ट्विस्ट गायब हो गया। हाँ, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो 2 और 3, 1 को मत करना। दोनों में हाँ, बस यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, इस पे आपका कंफ्यूजन बहुत तगड़ा वाला होता है। यहाँ पर ये है कि कभी भी नो, नॉट, नेवर इन वर्ड्स के साथ नॉर का पेयर नहीं बनता। ठीक है, नो, नॉट, नेवर के साथ नॉर का पेयर नहीं बनता। नॉर जो वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ नीदर के साथ आता है, एल्स वो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब नॉट लिखा हुआ है तो नॉट ईदर का पेयर आप उसके साथ नहीं बना सकते, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप और करोगे। ठीक है, ये बेटा कभी भी एरर डिटेक्शंस में नहीं आता है। ये ना आपको योर हाउस इज़ नॉट ईदर ब्यूटिफुल नॉर यूजफुल कर देंगे और इस पार्ट को अंडरलाइन करके बोल देंगे करेक्शन करो। तो नॉट ईदर के साथ ना नॉर ठीक लगता है, लेकिन ध्यान में रखना कि नो, नॉट, नेवर का पेयर कभी भी नॉर के साथ नहीं बनता, तो वहाँ पे नॉर के जगह पे और आएगा। ठीक है, और बेटा अगर आपने सेंटेंस में एक बार नीदर यूज़ किया है ना, तो आप नॉर, नॉर, नॉर 3 बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर अगर आपने ईदर यूज़ किया हुआ है तो आप और 3 बार यूज़ कर सकते हैं। नीदर के साथ नॉर और कभी नहीं आएगा, जब भी आएगा नॉर, नॉर, नॉर ही आएगा, और ईदर के साथ जब भी आएगा और ही आएगा, और नॉर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप और ही रखोगे, और सॉरी ये तो सही है, यहाँ पर भी आप नॉर ही रखोगे। क्लियर सबको? क्लियर है ना? ओके, सो बाकी कंजंक्शंस अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी हम लोग आज क्या करने वाले हैं, तो बेटा तुम लोगों को मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ, उसको ज़रा देखो और मुझे बताओ कि ये क्या तुम लोग घर पे कर लोगे या मैं उसको क्लास में डील करूँ। अब ये एक बात मुझे बताओ कि ये ना पीपीटी है, ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से प्रिपेयर कर दिया है कि इसमें यहाँ पर आपका आंसर्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसके बाद भी तुम लोग चाहते हो कि क्लास में पढ़ाऊँ, मतलब क्लास में क्या ही पढ़ाऊँगी, मैं बोलूँगी हार्ड नट टू क्रैक, तो बेटा चूज़ करो इसमें से कौन सा आंसर होगा, आप लोग एक आंसर को चूज़ करोगे, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी।
तो आई कैन डू दैट। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पीपीटी इस तरीके से बनी हुई है कि सब में यहाँ पे करेक्ट आंसर्स लिखे हुए हैं, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द थिंग्स वंस, और आप लोग घर पे कर सकते हो, तो आई प्रोवाइड यू द पीपीटी टुडे। ये आप लोग एक बार घर पे कर लेना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, है ना? पीडीएफ ही दो, इसकी तो क्लास भी है ना? ये इडियम्स एंड फ्रेजेस की और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस दोनों की पीपीटी मैंने रेडी कर दी है, और इसमें आपकी प्रीवियस ईयर 2018, 2019 एंड जो अभी आपका रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ था, मैंने उसके सारे क्वेश्चंस इसमें फीड कर दिए हैं, ठीक है? तो अगर आप इतना मतलब कर लोगे तो सफिशिएंट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत हद तक आपका कवर हो जाएगा, है ना? तो आई वांट कि ये आप लोग एक बार घर पे पढ़ लो। मैं आज के आज ये पीडीएफ तो दे दूँगी, ये तो मेरे पास प्रिपेयर्ड है ना? अब क्योंकि तुम लोगों ने बोला था ये भी क्लास में कराओ, तो मैंने इस वजह से पहले पूछ लिया। अगर चाहिए तो मैं एक क्लास इसमें वेस्ट करूँगी, अगर नहीं चाहिए तो आप लोग घर पे इसको पढ़ सकते हो, ठीक है? दूसरी बात, एक सिर्फ चीज़ है जो रह रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेल चेक। ये पढ़ाऊँ? नो मैम, लेकिन मैम मैं इसमें गलतियां करता हूँ। जैसा बोलो मैं करा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास है टाइम, मेरे पास है टाइम, मैं आराम से करा दूंगी। बट एज यू गाइस से, आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। स्पेलिंग ही तो देखनी है इसमें, एग्जैक्टली। और स्पेलिंग क्या मैं लर्न थोड़ी करवाऊंगी, मैं बस थोड़ा बहुत आपको सिखा सकती हूँ, बाकी तो क्या ही करोगे इसमें। तो बेटा इसके अलावा ना मैंने सारा कुछ आप लोगों को करा दिया है, सिर्फ ये ईडियम्स और स्पेल चेक रह रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लूँ कि अगर तुम लोग चाहते हो कि ये भी क्लास में कराया जाए तो मैं करवा दूँगी, एल्स मैं आपको इसकी पीपीटी दे दूँगी, आप लोग प्रिपेयर कर लेना। जैसे मैंने आप लोगों को आई गेस सैटरडे को फ्रेजल वर्ब की पीपीटी दिलवाई है, देखा है आप लोगों ने? एक फ्रेजल वर्ब की पीपीटी मैंने डलवाई है ग्रुप में। हैव यू चेक्ड दैट पीपीटी, दैट पीडीएफ, है ना? उस फ्रेजल वर्ब के बोलो, सैटरडे को डलवाया था, नहीं देखा? ठीक है, मिल गया, है ना? तो ये जो फ्रेजल वर्ब की पीडीएफ मैंने डलवाया है ना बेटा, उसको मैंने तुम्हें इसलिए डलवाया कि उसको ना थोड़ा सा पढ़ लो, है ना? तो क्योंकि ना उसमें ना एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, उस पीडीएफ में एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, उसमें बस ये बताया है कि फ्रेजल वर्ब कभी कभी ऑब्जेक्ट के बाद भी आ जाता है और कभी कभी ऑब्जेक्ट के पहले भी आ जाता है, मतलब दो तरीके से हम लोग फ्रेजल वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरीके से मैंने उसको बहुत प्रॉपरली एक एक चीज़ को पीडीएफ में लिखकर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? उस पर जितने मुझे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स लगे थे वो मैंने वहाँ पे फीड भी कर दिया, और एंड में कुछ क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं, तुम लोग उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है? और ना मेरी फ्राइडे को आई गेस मैंने फ्रेजल वर्ब की क्लास रखी है, जिसमें मैंने टॉपिक लिखा है फ्रेजल वर्ब। उस दिन मैं क्लास में उसी पीडीएफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करा दूंगी, लेकिन शर्त ये है कि तुम लोग वो पीडीएफ सामने खोल के नहीं बैठोगे, वरना क्या फायदा। ठीक है? तो बस बच्चे तुम लोग का सिलेबस ख़त्म। कंजंक्शन अभी कल तक ये ख़त्म हो जाएगा, कंजंक्शन, ठीक है? कंजंक्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा एक टॉपिक बचता है आर्टिकल्स, वो भी एक क्लास का बात है। आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा, कंजंक्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तुम लोगों को मैं फ्रेजल वर्ब का रिवीजन करवा दूंगी, उसके बाद आपका इंग्लिश वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद घर बैठो और आराम से प्रिपेयर करो, मेरी क्लासेस तो नहीं लगेंगी, ठीक है? अगर कोई टॉपिक का रिवीजन चाहिए हो, अगर ऐसा फील होता है कि घर पे पढ़ रहे हो और तुम्हें ऐसा लगा कि यार ये टॉपिक मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, उसको रिवाइज कर लूँ, तो वो बेशक आप रोमा मैम को इन्फॉर्म कर देना। जिस भी बैच में वो टॉपिक चल रहा होगा उसमें बैठ के रिविजन कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोगों की जो नॉर्मल इंग्लिश की क्लासेस लगती हैं वो क्लासेस फिर वाइंड अप हो जाएंगी। बस इस वीक में वाइंड अप कर दूंगी इंग्लिश।
फिर आपको याद आएगी। फिर याद आएगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा याद कर लेना, याद करना तो अच्छी बात होती है ना, मैसेज कर लेना याद आए तो। पेपर नहीं क्लियर करेंगे वहीं आ जाएंगे दोबारा। हे भगवान, ये मत करना बस, बाकी सब ठीक है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी भी बता सकते हो बेटा। इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में नहीं है ना? थैंक गॉड, शुक्र है भगवान का। मैम एक क्वेश्चन था मेरा, बोलो। ट्यूटर्स एकेडमी हिंदी में भी लेक्चर्स देती है क्या? शुद्ध हिंदी में? नहीं। मतलब यूपीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए हिंदी में लेक्चर चाहिए बेटा? ये तो ना आपको काउंसलिंग डिपार्टमेंट से एक बार फ़ोन करके कंफर्म करना पड़ेगा। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स, सॉरी। एक बार पूछ लो वहाँ से, क्या पता मिल जाए। ठीक है मैम मेरा भी मैनेजमेंट को एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप ही अब बता रहे हो। मेरा नाम तनु मैम को बोलते थे पहले भी। मैम जाहिदुल सर जो हिस्ट्री पढ़ा रहे थे ना, बहुत अच्छी पढ़ा रहे थे। मैम छोड़ के चले गए वो भी अब बीच में, और हिस्ट्री का भी स्टार्टिंग का 25% ही पार्ट हुआ था। एंशिएंट खत्म हुआ है आई गेस, एंशिएंट खत्म हुआ है है ना? एंशिएंट खत्म नहीं हुआ था मैम, उसके अभी ऐसे रहते थे चैप्टर। एक चैप्टर तो पूरा ही रहता था और एक आधा रहता था, बट वो हम खुद कर लेंगे, इतने बच्चे नहीं है। बट मैम अब इस वीक भी कोई क्लास है नहीं हिस्ट्री की, तो मैम वो कैसे कवर होगा? बेटा एंशिएंट देखो, मुझे पता है आप लोगों का भी क्या रह रहा है, अभी आप लोगों का रह रहा है हिस्ट्री, पॉलिटी एंड साइंस। ये टॉपिक्स आपके रह रहे हैं ना जीएस में? यस मैम। हिस्ट्री, पॉलिटी एंड साइंस। हिस्ट्री में हमें जाहिदुल सर ने ऐसा बताया कि ही हैज़ कंप्लीटेड द एंशिएंट पार्ट। ठीक है, उन्होंने एंशिएंट का पार्ट कंप्लीट कर दिया है, करेक्ट। उसके बाद अभी आपका पॉलिटी रनिंग है। अब एक वीक का ब्रेक लो, जिसमें ना तुम लोग एंशिएंट को रिवाइज कर लो प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद जो आपका एक वीक के बाद दोबारा से हिस्ट्री की क्लासेस लगेंगी, जिसमें आपका मीडिएवल और मॉडर्न कवर अप करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचो कि बीच में छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। मीडिएवल और मॉडर्न कवर अप करवाएंगे। और जाहिदुल सर का पार्ट बेटा सिर्फ एंशिएंट का था, तो उन्होंने अपना पार्ट कंप्लीट करा दिया है। अटैचमेंट हो जाती है मैम, फिर टीचर बदल देते हो। जाहिदुल सर से अटैचमेंट हो गई थी बेटा? ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या होता है ना, हिस्ट्री तो वैसे भी ना 2-3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, और हर टॉपिक के लिए फैकल्टीज़ अलग अलग होते हैं। एंशिएंट के लिए अलग, मीडिएवल के लिए अलग, मॉडर्न के लिए अलग। तो उन्होंने अपना पार्ट कंप्लीट करवा दिया था, फिर मीडिएवल और मॉडर्न जो भी नेक्स्ट टीचर आएगा वो करा देगा, है ना। नेक्स्ट वीक नरेशन होगा, ठीक है। और साइंस में पॉलिटी के साथ ही एडजस्ट करवा दूंगी। साइंस में बेसिकली ना क्वेश्चंस डिस्कशंस होते हैं, और उसमें अगर आप लोगों को किसी टॉपिक का डीप जानना है तो वो आप फैकल्टी से विद द रेस्पेक्टिव फैकल्टीज आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सैटरडे मैं साइंस की क्लास शेड्यूल आउट करवा के ना वो भी फिनिश करवा दूंगी। डोंट वरी बच्चे, विद इन जनवरी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को फरवरी मार्च प्रॉपर रिविजन के लिए मिलेगा। ऐसी कोई जरूरत नहीं है क्लासेस की, साइंस के लिए भी। और जो स्टैटिक पार्ट है हमारा, बस मैम हमें पीडीएफ देना, पीडीएफ मिलेगा। वही मैं पीडीएफ स्टार्टिंग पार्ट के लिए तो मैं पीडीएफ ही दूंगी बेटा। जो साइंस का पार्ट है ना, वो एक बार डिस्कशन क्लास में इसलिए ज़रूरी होता है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं साइंस में, जैसे कि आप खुद सोचो कि 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, जहाँ पे अगर आपको मियोसिस, माइटोसिस जो बायोलॉजी का पार्ट है, उसमें अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो जाता है ना, तो चीज़ें थोड़ा याद करने में आसानी होती है। तो इस वजह से साइंस एक बार हम लोग डिस्कशन फॉर्म में कर लेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन डिस्कशन फॉर्म में ही, लेकिन मैं करवा दूंगी। 12th तक था यार मैथ्स बायो बोथ, तो मैं वो आप लोगों को वो डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हिस्ट्री और पॉलिटी इज़ द मेजर सब्जेक्ट विच नीड्स टू बी कवर्ड, विच विल बी कवर्ड इन जनवरी, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अंजलि बताया तो नेक्स्ट वीक नरेशन स्टार्ट हो रहा है। ओके चल बाय बाय, मिलते हैं कल। अरे डोंट वरी बेटा, कुछ भी छूटेगा नहीं। एंड आई एम वेरी मच श्योर एंड इट इज़ इन माई माइंड कि वो जनवरी तक ख़त्म हो, क्योंकि आपको फरवरी और मार्च प्रॉपरली रिविजन का टाइम मिले, 2 महीने, है ना। एंड मेरे पेपर में ही है एक पेपर आईबी का। आईबी का फॉर्म भरा है आपने? यस मैम, 40 मार्क्स का तो जीएस आ रहा है उसमें। आईबी के पेपर में तो जीएस सबसे इम्पॉर्टेंट है।
चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ बेटा, विद इन जनवरी आई ट्राई टू फिनिश ऑफ द कोर्स. ओके, थैंक यू मैम. बाय बाय. बाय.